हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पोस्ट मौर्य पीरियड या कहे प्री गुप्त पीरियड के बारे में जानेंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 185 बीसी टू 319 एडी। इस पीरियड में सुंग डिनास्टी और कान्वा डिनास्टी के बारे में आज हम जानेंगे। बट इसके बारे में जानने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जाना और आगे हम क्या जानने वाले हैं। अब तक हमने हरियंक डिनास्टी, शिशुनाग डिनास्टी और नंद डिनास्टी और मौर्य डिनास्टी के बारे में जाने। नंद डिनास्टी के लास्ट राजा का नाम था धनानंद। धनानंद के पास काफी ज्यादा पावरफुल और आर्मी थी, इनॉर्मियस वेल्थ था और फ्लरिश्ड एग्रीकल्चर था। अब धनानंद के टाइम पे दो फॉरेन इन्वेजन हुए थे। पहला ईरानियन या कहे पर्सियन इन्वेजन और दूसरा मैसेडोनिया इन्वेजन। मैसेडोनिया इन्वेजन के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का आगमन हुआ था इंडिया में। अलेक्जेंडर ने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कॉन्क्योर कर लिया और वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को भी कॉन्क्योर करना चाहते थे। बट काफी लंबे समय से उनकी आर्मी वॉर कर करके थक चुकी थी, तो उनकी आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे वॉर करने से। और उस टाइम मगध एम्पायर पे धनानंद का रूल चल रहा था, जिनके पास काफी ज्यादा पावरफुल आर्मी थी और इस आर्मी से अलेक्जेंडर की आर्मी कहीं ना कहीं डर रही थी वॉर करने से। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जितना भी एरिया कॉन्क्योर किया था उसे 3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया और हर प्रोविंस के लिए एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर दिया। और इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है उसके उसके लिए जो गवर्नर अपॉइंट किया उनका नाम था सिलेकस निकेटर। अब अलेक्जेंडर इंडिया में 19 मंथ्स रुककर वापस मैसेडोनिया चले गए और 33 इयर्स में ही अलेक्जेंडर की डेथ हो गई और उनका जो सपना था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कॉन्क्योर करने का वो अधूरा रह गया। फिर अलेक्जेंडर के डेथ के बाद सिलिकस निकेटर ने एक बड़ा सा एरिया कॉन्क्योर करके उसे इंडिपेंडेंट घोषित किया और इस तरह से सिल्यूसिड एम्पायर एस्टेब्लिश किया। और सिलिकस निकेटर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को भी कॉन्क्योर करना चाह रहे थे। इन बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न साइड में क्या हो रहा था, नंद डिनास्टी के लास्ट राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराकर मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। अब अलेक्जेंडर जो नहीं कर पाए, सिलिकस निकेटर करना चाहते थे, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कॉन्क्योर करना चाहते थे। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य और सिलिकस निकेटर के बीच में वॉर हुआ और इस वॉर में सिलिकस निकेटर की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी बड़ा एरिया सिलिकस निकेटर का कॉन्क्योर कर लिया और उन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई, जिसमें हिंदू कुश जो है वो चंद्रगुप्त और सिलेकस के बीच की बाउंड्री बन गई। और इन दोनों का वॉर खत्म हुआ एक मैट्रिमोनियल ट्रीटी से, यानी कि सिलेकस निकेटर ने उनकी बेटी हेलिना की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी और चंद्रगुप्त ने इन रिटर्न सिलिकस निकेटर को 500 हाथी दिए और सिलिकस निकेटर ने उनके एम्बेसडर मेगाथिनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट भेजा। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य और सिलेकस निकेटर के बीच एक काफी फ्रेंडली फैमिली रिलेशन बन गया, जिस कारण अब ये लोग एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर थे उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार के सक्सेसर थे उनके बेटे अशोक। अशोक राजा के समय में कालिंगा वॉर हुआ था। कालिंगा जो कि पड़ता था इंडिया के ईस्ट साइड में। कालिंगा काफी टाइम से इंडिपेंडेंट स्टेट था, बट अशोक राजा के समय कालिंगा को मौर्य एम्पायर में इंक्लूड किया गया और इस तरह अशोक राजा के समय मौर्य एम्पायर उसके क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था। सबसे पहली बार पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब सिर्फ एक्सट्रीम साउथ पार्ट छोड़कर, मौर्य एम्पायर के अंडर में आ चुका था। और उस टाइम पर एक्सट्रीम साउथ पार्ट पे चोलास और पांड्यास किंगडम रूल कर रहे थे। अशोक राजा की डेथ के बाद मौर्य एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वेस्टर्न मौर्य एम्पायर एंड ईस्टर्न मौर्य एम्पायर। वेस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे कुणाल, जो कि अशोक राजा के बेटे थे, और ईस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे दशरथ, जो कि अशोक राजा के ग्रैंडसन थे। फिर धीरे धीरे अशोक राजा की डेथ के बाद मौर्य एम्पायर वीक होते चला गया। इस वजह से कलिंगा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और एक्सट्रीम साउथ पार्ट में काफी पहले से ही चोलास पांड्यास रूल कर रहे थे। हमने जैसे जाना कि अशोक राजा के समय में ही ये किंगडम एग्जिस्ट करते थे। तो एक्सट्रीम साउथ पार्ट में चोला पांड्यास का रूल चल रहा था। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं सातवाहन डिनास्टी, यानी कि जब मौर्य एम्पायर वीक होते चले गया तो फिर चोला पांड्यास इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब वो तो पहले से इंडिपेंडेंट थे, तो चोला पांड्यास एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। फिर उसके ऊपर बन गया सातवाहन डिनास्टी, जो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया मौर्य एम्पायर के वीक होने से। और उसके ऊपर आ जाते हैं शुंग डिनास्टी और फिर कलिंगा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब नॉर्थ वेस्ट पार्ट में उस टाइम पे हुआ था, मतलब जब शुंग डिनास्टी एस्टेब्लिश्ड हुई थी तब नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडो ग्रीक वॉर हुआ था, यानी कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए थे, जिस वजह से इंडो ग्रीक ने नॉर्थ वेस्ट का एरिया कॉन्क्योर कर लिया था।
तो ये शुंग डिनास्टी कैसे स्टैब्लिश्ड होती है? जैसे हमने जाना कि अशोक राजा के डेथ के बाद मौर्य एम्पायर धीरे धीरे वीक होते चले गया, और मौर्य एम्पायर के लास्ट राजा थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का उनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने कत्ल कर दिया, और इस तरह से शुंग डिनास्टी स्टैब्लिश्ड की। और शुंग डिनास्टी के बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। और शुंग डिनास्टी को रिप्लेस किए कानवा डिनास्टी ने। तो ये दोनों डिनास्टी के बारे में आज हम जानेंगे, शुंग डिनास्टी एंड कानवा डिनास्टी। बट ये जानने से पहले जानते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स कैसे हुए, मतलब एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सिलिसिड एम्पायर एंथियोकस के डेथ के बाद धीरे धीरे वीक होते चले गया। एंथियोकस कौन थे? सिलिकस निकेटर के सक्सेसर थे, बट ये एंथियोकस सिलिकस के इमीडिएट सक्सेसर नहीं थे। तो एंथियोकस के डेथ के बाद एंथियोकस के गवर्नर दियोडोटस ने सिलिसिड एम्पायर का काफी ज्यादा ईस्टर्न पार्ट कॉन्क्योर कर लिया। जब ये बात ईरान के शोग्दिया नामक जगह के गवर्नर यूथिडोमस को पता चला, तब उन्होंने दियोडोटस के साथ वॉर करना चाहा। फिर इस वॉर में अनफॉर्चुनेटली दियोडोटस की हार हुई और यूथिडोमस की जीत हुई। तो यूथिडोमस ने काफी बड़ा एरिया सिलिसिड एम्पायर का कॉन्क्योर कर लिया, जिस वजह से पार्थियन सत्रपी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सिलिसिड एम्पायर पर्सियन कल्चर को फॉलो करता था, यानी कि जैसे इंडिया में कोई एरिया का डिवीजन होता था तो उसे प्रोविजन स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी तरह सिलिसिड एम्पायर में ईरान में किसी एरिया का डिवीजन होता था तब उसे सत्रपी के नाम से जाना जाता था, मतलब प्रोविंस को सत्रपी कहते थे, और लॉर्ड को, यानी कि जो रूलर थे सत्रपी के, उनको सत्रप कहते थे। एक टाइम पर पार्थियन सत्रपी सिलिसिड एम्पायर का ही पार्ट होता था, बट यूथिडोमस और डियोडोटस के वॉर के बाद पार्थियन सत्रपी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। यूथिडोमस के जीत के बाद उन्होंने जो एरिया कॉन्क्योर किया उसे कहा गया ग्रीको बैक्ट्रियम किंगडम। यूथिडोमस ने जो एरिया कॉन्क्योर किया था वो उसमें आता था काजाकिस्तान, पाकिस्तान। तो उस समय इस जगह को बैक्ट्रियन नाम से जाना जाता था। और ग्रीको इसलिए कहा गया क्योंकि यूथिडोमस जो थे वो ग्रीस से ही बिलोंग करते थे, और उनके जो फादर थे वो ग्रीक जनरल थे। इसीलिए उन्होंने जो एरिया कॉन्क्योर किया था वो बैक्ट्रिया था और वो ग्रीक के थे, इसलिए इस किंगडम को ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम कहा गया। तो काफी पहले समय से ही, मतलब सिल्यूसिड एम्पायर के ऊपर सीथियंस का रूल चल रहा था। सीथियंस के ऊपर यची का रूल चल रहा था। यची के एक विंग कुशंस। अब ये कुशंस जो है आने वाले समय पे इंडिया पे रूल करने वाले हैं। अब ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम एस्टेब्लिश्ड होने के बाद सीथियंस पे चाइना से और यची से लोग आक्रमण कर रहे थे, पर सीथियंस वापस से चाइना पर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पर चाइना की वॉल बन रही थी। तो सिथियंस के पास बस एक ऑप्शन था नीचे जाने का, मतलब ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम पे आक्रमण करने का, क्योंकि यची उनके ऊपर से आक्रमण कर रहे थे, सीथियन के ऊपर यची थे और सीथियन के बाजू में चाइना, दोनों से आक्रमण चालू था सीथियंस पर। तो सीथियन के पास एक ही ऑप्शन था कि वो सीथियन ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम पर आक्रमण करे। तो इस वजह से ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम के, मतलब यूथिडोमस के बेटे डिमेट्रियस ने इंडिया पर आक्रमण किया और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कॉन्क्योर कर लिया, जिसे कहा गया इंडो ग्रीक किंगडम। तब इंडिया पर शुंग डिनास्टी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी और शुंग डिनास्टी का रूल चल रहा था। फिर टाइम के साथ साथ इंडो ग्रीक किंगडम जब वीक होता गया तब उस पर सीथियंस ने आक्रमण किया, और अब सीथियंस ने इंडो ग्रीक को रिप्लेस्ड करके इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कॉन्क्योर कर लिया। बट सीथियंस ने इंडो ग्रीक को टोटली रिप्लेस नहीं किया था। मतलब जब सीथियंस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कॉन्क्योर किए थे उसके बाद इंडो ग्रीक एग्जिस्ट करते थे, बट थोड़े कम पार्ट में एग्जिस्ट करते थे। और जब सीथियंस ने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कॉन्क्योर किए उस समय शुंग डिनास्टी खत्म हो चुकी थी। शुंग डिनास्टी को रिप्लेस किया था कानवा डिनास्टी ने, और इस टाइम पे सातवाहना डिनास्टी और कालिंगा काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। फिर जब टाइम के साथ साथ सीथियंस जब वीक होते चले गए तब पार्थियंस ने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कॉन्क्योर किया, और इस टाइम पे सातवाहन और कालिंगा और थोड़ा पावरफुल हो गया। बट पार्थियंस के टाइम पे कानवा डिनास्टी खत्म हो गई थी और इंडो ग्रीक भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जबकि साकास या कहे सीथियंस एग्जिस्ट करते थे। फिर टाइम के साथ जब पार्थियंस वीक होने लगे तब इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कॉन्क्योर किए कुशंस ने। कुशंस के समय में साकास एग्जिस्ट करते थे और पार्थियंस भी थोड़े पार्ट में एग्जिस्ट करते थे।
तो इस तरह से फॉरेन इन्वेजन्स का टॉपिक थोड़ा अलग हो जाता है। और दूसरा है नेटिव सक्सेसर्स। तो हम सबसे पहले नेटिव सक्सेसर्स के बारे में जानेंगे और फिर बाद में जानेंगे फॉरेन सक्सेसर्स के बारे में। फॉरेन सक्सेसर में सबसे पहले हम जानेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में, फिर इंडो साकास, फिर इंडो पार्थियंस एंड इंडो कुशान्स। इस तरह मौर्य डिनास्टी के लास्ट राजा बृहद्रथ को उनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने उनका कत्ल कर दिया और शुंग डिनास्टी एस्टेब्लिश्ड की। तो सबसे पहले है शुंग डिनास्टी। तो जब शुंग डिनास्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई तो उसके ईस्ट साइड में कलिंगा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, उसके नीचे सतवाहना ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और उसके नीचे सबसे साउथर्न मोस्ट एक्सट्रीम साउथ में चोलास पांड्यास का रूल चल रहा था। और इस टाइम पर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड पे इंडो ग्रीक का रूल चल रहा था। तो हम सबसे पहले जानेंगे शुंग डिनास्टी के बारे में, फिर कन्वा डिनास्टी, फिर सातवाहन डिनास्टी, फिर कालिंगा के बारे में जानेंगे, फिर संगम पीरियड यानी कि चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में जानेंगे और सबसे लास्ट में फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं शुंग डिनास्टी से। शुंग डिनास्टी का टाइम ड्यूरेशन है 185 बीसी टू 73 बीसी। 185 बीसी में मौर्य पीरियड के लास्ट राजा का नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का उनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने कत्ल कर दिया और शुंग डिनास्टी एस्टेब्लिश कर ली। पुष्यमित्र शुंग काफी ज्यादा लॉयल सपोर्टर थे ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के, यानी कि वो कट्टर हिंदुइज्म थे, यानी कि कट्टर ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि शुंग डिनास्टी के रियान में बुद्धिस्ट स्तूपा, जो कि काफी फेमस स्तूप है भरूच मध्य प्रदेश में, वो बनाया गया था। इनके टाइम पर कैपिटल थी विदिशा, जो कि है मध्य प्रदेश में। और शुंग राजा ने यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रियन किंग डिमेट्रियस को भी एक फाइटिंग में हराया था। अब डिमेट्रियस, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जाना कि ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम था, तो ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम यूथिडोमस के द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो यूथिडोमस के बेटे डिमेट्रियस ने इंडिया पर इन्वेजन किया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का उसे कॉन्क्योर किया और इस तरह से इंडो ग्रीक किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया। बट पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रियन किंग डिमेट्रियस को हराया था। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स फॉलो किए गए, जैसे 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए गए थे पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। अश्वमेध यज्ञ क्या है इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जान चुके हैं। आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये जो अश्वमेध यज्ञ है इसे परफॉर्म किया गया पतंजलि साधु के द्वारा। पतंजलि का जन्म हुआ था गोनार्ध सेंट्रल इंडिया में और पतंजलि द्वारा एक बुक लिखी गई है महाभाष्य, यानी कि महाभाष्य के ऑथर भी रह चुके हैं पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग को सक्सेड किए उनके बेटे अग्निमित्र ने, एंड अग्निमित्र इज कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र राजा के बाद एक वीक रूलर्स की सीरीज चालू हो गई। अग्निमित्र को रिप्लेस किए वासुमित्र ने, वासुमित्र को रिप्लेस किए वज्रमित्र ने, वज्रमित्र के बाद आए भगभद्र, भगभद्र के बाद आए देवभूति, देवभूति के बाद शुंग डिनास्टी डिक्लाइन हो गई। तो शुंग डिनास्टी के जो 5th रूलर थे भगभद्र, उनके टाइम पर उनके कोर्ट को एक ग्रीक एम्बेसडर हिलियोडोरस ने विजिट किए थे। भगभद्र राजा के समय में विदिशा मध्य प्रदेश के पास एक पिलर सेटअप किया गया, एक पिलर बनाया गया इन ऑनर ऑफ लॉर्ड वसुदेव, यानी कि भगवान वसुदेव के ऑनर में एक पिलर सेटअप किया गया, बनाया गया। और भगभद्र राजा के समय में उनके पीरियड में उनके रियान में एक काफी फेमस बुक हिंदू लॉ की मनुस्मृति उसे कंपाइल किया गया। तो इस तरह शुंग डिनास्टी में ब्राह्मणशील इन्फ्लुएंस दिखा, हिंदू कल्चर को, हिंदुइज्म को काफी ज्यादा पॉपुलर किया गया, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया, भगवतिज्म को इम्पोर्टेंस दिया गया, भगवत रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया गया। बट शुंग पीरियड के समय में स्तूपा भी बनाए गए थे और जो काफी फेमस स्तूपा है सांची स्तूपा, जो अशोक राजा द्वारा बनाया गया था। सांची स्तूप को जो सराउंड करता है द फाइन गेटवे रेलिंग, उसका भी रिकंस्ट्रक्शन किया गया। और शुंग पीरियड में और भी दूसरे कंस्ट्रक्शन किए गए, जैसे विहार बनाए गए, चैत्य, स्तूप ऑफ भज पुना, अमरावती स्तूप, नासिका चैत्य, ये सब कंस्ट्रक्शन किए गए।
फिर 73 बीसी में शुंग डिनास्टी के लास्ट राजा देवभूति को उनके ही मिनिस्टर वासुदेव ने कत्ल करके न्यू कानवा डिनास्टी एस्टेब्लिश की। कानवा डिनास्टी बहुत ही कम समय तक रूल किए हैं। जैसे इनका टाइम ड्यूरेशन है 73 बीसी टू 28 बीसी। इनके टाइम पर कैपिटल था पाटलिपुत्रा। वासुदेव के सक्सेसर है भूमिमित्र, नारायण, और ये सारे जो थे वो ब्राह्मण थे। और इस डिनास्टी के लास्ट राजा का नाम था सुसरमन। सुसरमन का आंध्रा के किंग या फिर कहे सतवाहन डिनास्टी के फाउंडर सिमुख ने कत्ल कर दिया और इस तरह से सतवाहन एम्पायर को एक्सटेंड करके और पावरफुल बना दिया। तो सतवाहन और कालिंगा के बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।